जय हिंद भाइयों एवं बहनों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये होम साइंस यानी बच्चों गृह विज्ञान का ये जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं, रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा बच्चों रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है क्या है। रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। उत्तर हम लोग देखेंगे, रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा, रोग के विरुद्ध जो है प्रतिरक्षा हेडिंग डाल लेंगे। आइए देखते हैं। देखो, मनुष्य के आसपास के वातावरण में अनेक जीवाणु में होता है बच्चों बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु कहते हैं, इंग्लिश में जो है बैक्टीरिया बोला जाता है। मनुष्य के आसपास के वातावरण में अनेक जीवाणु पाए जाने की संभावना रहती है। स्वस्थ व्यक्ति रोगी व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं तो कुछ व्यक्तियों में तो रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोगी व्यक्तियों के संपर्क में आने पर भी रोगी नहीं बन पाते, क्योंकि बच्चों उन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा उनमें जो है सहन शक्ति व जीवन शक्ति अधिक होती है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। और उनकी श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिसको हम लोग WBC कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ अधिक शक्तिशाली होती है। जब किसी रोग के जीवाणु या अन्य रोगाणु उनके शरीर में पहुंच जाते हैं तो श्वेत जो होती हैं रुधिर कणिकाएँ जो रक्त में होती हैं, कहाँ होती है बच्चों, रक्त में होती हैं, उन्हें जो है नष्ट कर देती हैं, जिससे वे रोग से पीड़ित नहीं हो पाते। शरीर की यह रोग नाशक शक्ति प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक बच्चों होती है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। देखो, प्राकृतिक रोग क्षमता किसे कहते हैं, सभी मनुष्यों में विभिन्न रोगों को रोकने की शक्ति प्रकृति ने ही प्रदान की है। यह शक्ति जन्म से मनुष्य में पाई जाती है, इसे जो है प्राकृतिक रोग क्षमता कहते हैं। प्राकृतिक रोग क्षमता में कमी हो जाने से के अनेक कारण होते हैं, जैसे गंदे स्थानों पर रहने से, अधिक परिश्रम करने से, भूखे रहने से तथा पौष्टिक आहार न मिलने से व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है गिर जाता है। फलता प्राकृतिक रोग क्षमता जो होती है बच्चों वो कम हो जाती है कि नहीं। और कृत्रिम रोग क्षमता क्या है, यानी कृत्रिम माने जो मानव ने बनाए। कृत्रिम रोग क्षमता शरीर में दो प्रकार से उत्पन्न होती है। एक है नंबर एक बार रोग उत्पन्न हो जाने से, दूसरा है इंजेक्शन लगाने से। आगे देखेंगे, नंबर 1 देखेंगे। प्रायः देखा जाता है कि कुछ रोग जैसे टाइफाइड हो गया, ये हड्डियों में बुखार के तरह आता है, यानी हड्डियों में जब बुखार पहुंच जाता है वही टाइफाइड है बच्चों, बुखार है। प्रायः देखा जाता है कुछ रोग जैसे टाइफाइड, चेचक आदि एक बार हो जाने के बाद दोबारा नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो उनका जो है प्रकोप हल्का होता है। इन रोगों के एक बार होने से शरीर में इनके प्रति रोग क्षमता उत्पन्न हो जाती है। शरीर में रोगाणुओं के पहुंचने पर कुछ रोगाणु तो श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं और कुछ रोगाणु हमें रोगग्रस्त करते हैं। स्वास्थ्य लाभ होने पर सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, अपितु बचे हुए जीवाणु शरीर में पलते रहते हैं। इन्हीं से लड़ने के कारण हमें रोग क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 2 देखेंगे। प्रत्येक रोग के लिए प्रतिरक्षा बिना रोग हुए बनावटी रूप से उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य के रुधिर में उस रोग विशेष के प्रति जीव विष उत्पन्न किए जाएं। यह टीका या इंजेक्शन द्वारा ही संभव है। रोग के प्रति जीव विष तैयार किए जाते हैं और इंजेक्शन के द्वारा इन्हें मानव शरीर में पहुंचाकर बनावटी रोग क्षमता उत्पन्न की जाती है। जिस रोग के प्रति जीव विष शरीर में पहुंचाया जाता है उस रोग के विरुद्ध या शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। प्रायः हैजा हो गया, चेचक, टाइफाइड, प्लेग आदि रोगों के टीके लगवाने से जो है रोग प्रति क्षमता क्या हो जाती है, रोग प्रति क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, कई वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। त्वचा की उपयोगिता लिखिए, अथवा शरीर में त्वचा के कार्य क्या है, त्वचा के क्या कार्य है। देखो, ये सब दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सब त्वचा ही है। तो त्वचा की उपयोगिता हेड डालें तो त्वचा की उपयोगिता देखो, सबसे पहले हेड डालेंगे रक्षा। वायु आघातों से शरीर की रक्षा होती है। दूसरे बैक्टीरिया व अन्य हानिकारक जीवों को भी शरीर में प्रविष्ट नहीं होने देती, प्रविष्ट माने प्रवेश नहीं होने देती। नंबर 2 बच्चों उत्सर्जन, पसीने के रूप में अनेक विषैले एवं हानिकारक पदार्थ शरीर के बाहर निकल जाते हैं। नंबर 3 है ताप नियंत्रण, वसा द्वारा जो है शरीर में गर्मी रुकती है जो पसीने के रूप में निकल जाती है, अतः शरीर में ताप नियंत्रण बना रहता है। संवेदनशीलता, त्वचा पर ही सर्दी गर्मी आदि की अनुभूति होती है। पोषण,
मादा प्राणधारियों में स्तन ग्रंथि होती है, अतः इसके द्वारा शिशुओं का जो है पोषण होता है। सौंदर्य, त्वचा वर्ण से शरीर की सुंदरता की उपलब्धि होती है। इस कार्य में वसा जो भीतर एकत्र रहती है त्वचा को जो है सुंदर बनाने में सहायक होती है। बच्चों, त्वचा को ज्ञानेंद्रिय क्यों कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि त्वचा को ज्ञानेंद्रिय क्यों कहते हैं। तो हम लोग उत्तर देखेंगे कि त्वचा की हमारे शरीर में बहुत उपयोगिता है। त्वचा के बिना बच्चों शरीर एकदम भयावह होता है। त्वचा शरीर के प्रत्येक भाग में वाय और स्थित होती है। इससे हमारा शरीर ढका रहता है। यह प्राकृतिक आवरण है। त्वचा ही हमें किसी वस्तु के स्पर्श का बोध कराती है, इसलिए त्वचा को ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु द्वारा कौन सा रोग फैलते हैं? किसी एक रोग के लक्षण एवं रोकथाम का उपाय लिखिए। तो उत्तर चलो देखते हैं। उत्तर है बच्चों, वायु द्वारा फैलने वाले प्रमुख रोग देखो, जैसे चेचक हो गया, खसरा हो गया, फ्लू हो गया, निमोनिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, कर्णफेर एवं काली खांसी, ये सब बच्चों वायु द्वारा फैले जाते हैं रोग। अब हम लोग रोगी व्यक्ति के खांसने, छींकने व बोलने से श्वास के साथ रोगाणु निकलकर रोगी का मल मूत्र या थूक सूख जाने पर भी रोगाणु उसमें से निकलकर वायु में मिल जाते हैं। ऐसे वातावरण में श्वास लेने से ये रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उन्हें रोगग्रस्त करते हैं। खसरा देखेंगे हम लोग। देखो, खसरा चेचक का ही एक हल्का रूप है, किंतु तीव्र संक्रामक रोग है जो बच्चों को ही अधिक होता है, युवकों व वृद्धों को प्रायः नहीं होता है। खसरे की एक विशेषता यह भी है कि घर में एक बच्चे को खसरा निकलने के बाद शायद ही घर का कोई बच्चा अछूता बच जाए। यह रोग इतने नाजुक किस्म का है कि यदि रोगी को सर्दी से न बचाया जाए तो उसे निमोनिया व डबल निमोनिया, फेफड़े का रोग भी हो सकता है। इस स्थिति से बच्चे को बचाना कठिन होता है। यह रोग प्रायः सर्दी या गर्मी के आरंभ में फैलता है। बच्चों, संप्राप्ति काल 10 से 12 दिन अथवा 7 से कई दिन तक। लक्षण क्या है? आरंभ में रोगी को सर्दी, जुखाम व सिर दर्द होता है। छींके खूब आती हैं। गले में खराश और खुजली खांसी होती है। आँख और नाक से पानी झरता है। फिर तीव्र ज्वर भी हो जाता है। आँख से पानी अधिक बहने का अर्थ होता है बच्चों कि जो है शरीर पर दाने दिखाई देना। 4 से 5 दिन के बाद छोटे छोटे लाल दाने पहले कान के पीछे, कनपटी, चेहरे, फिर पूरे शरीर में निकल आते हैं। दाने इतने घने होते हैं कि चेहरा व शरीर लाल दिखाई देता है। आंखें सूज जाती हैं। दाने निकलने के पश्चात ज्वर कम होने लगता है। एक दो दिन में दाने मुरझाने लगते हैं। 3-4 दिन में दाने सूख जाते हैं। ज्वर ठीक हो जाता है और 8 से 10 दिन में शरीर साफ हो जाता है। बचने के उपाय बच्चों, क्या है बचने के उपाय? आइए देखते हैं हम लोग। हिंट डालने के बचने के उपाय। खसरे के रोगाणु रोगी के नाक मुंह से निकलने वाले स्राव में उपस्थित रहते हैं तथा दोनों की भूसी में भी वे होते हैं। अतः जिस कपड़े से रोगी का नाक मुंह पोंछा जाए उसे बिल्कुल अलग रखें तथा उसे 20 संक्रामक घोल से विसंकृत करें। आवश्यकता समाप्त होने पर उस कपड़े को जो है जला दें। रोगी के संपर्क से दूर रहें। सावधानियाँ: खसरा निकलने पर रोगी के फेफड़े, आँख, कान आदि विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। अतः रोगी की चिकित्सा व परिचर्या में डॉक्टर के आदेशों का जो है पालन न करके मनमानी या असावधानी हुई तो ज्वर निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। कान में पीड़ा या कम सुनाई देने की स्थिति आ सकती है। जब तक ज्वर रहे यानी बुखार रहे तब तक रोगी को फलों का रस, दूध व सब्जी पर रखे, कब्ज न होने दें। इसके लिए कभी कभी अरंडी का आधा चम्मच तेल जो है गुनगुने दूध में मिला कर दें। कभी कभी रोगी को खसरे के दाने कई दिनों तक नहीं निकल पाते, तब उसे 2-4 सूखी बादाम खिलाना या 10 से 15 मिनट गर्म पानी से स्नान कराकर कंबल उड़ाकर सुला देना चाहिए। इससे बच्चों दाने शीघ्र निकलने लगेंगे तथा रोगी की जो है बेचैनी कम हो जाएगी।